बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। रशिया और यूक्रेन जंग के बाद माना यह जा रहा था कि वेस्ट वाले और अमेरिका रशिया को आइसोलेट करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट दुनिया के मुल्क हैं उन्होंने रशिया को डिस्कनेक्ट करने से या रशिया से खुद को डिस्टेंस करने से इनकार कर दिया डिस्पाइट वेस्टर्न प्रेशर। बल्कि इस चक्कर में अमेरिका ने खुद अपने कई इत्तेहादी गंवा दिए। मिडल ईस्ट के अंदर उनके बहुत सारे ऐसे इत्तेहादी जिनके लिए वो ये समझ रहे थे कि ये मुकम्मल तौर पर उनके जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में है, जैसा ये बोलेंगे वैसा वो करेंगे। तो उन्होंने मिडल ईस्ट वालों के ऊपर भी प्रेशर डाला कि आप रशिया से खुद को अलग करें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसी तरह दुनिया के मुख्तलिफ रीजन्स में अमेरिका के जो सो कॉल्ड इत्तेहादी हैं उन्होंने भी इनकार कर दिया रशिया से खुद को डिस्टेंस करने के लिए। अब ये पहला बड़ा क्रैक दुनिया ने मौजूदा ग्लोबल ऑर्डर के अंदर देखा जो कि अमेरिकन डोमिनेटेड था। और दुनिया ने देखा कि अमेरिकन और वेस्ट की जो मुकम्मल हिमायत है ना यूक्रेन की, उसके बावजूद भी रशिया आइसोलेट नहीं हुआ। और ऑन टॉप ऑफ दैट उनकी इकोनॉमी भी कोलैप्स नहीं हुई। डॉलर यूज़ करने पे बैन लग गया, तरह तरह के बैन लग गए उनके ऊपर, लेकिन उनकी इकोनॉमी कोलैप्स होना तो दूर की बात है। उन्होंने पिछले सालों से ज़्यादा पैसा कमाया था। रशिया यूक्रेन जंग के पहले साल ज़्यादा पैसा उन्होंने कमाया था क्योंकि ऑयल ज़्यादा इन्होंने बेचा था। तो ये पहला बड़ा क्रैक हमें नज़र आया। अब इसके बाद हुआ ये कि ये जो रशिया को आइसोलेट करने की कोशिशें हैं ना, ये अभी तक ख़त्म नहीं हुई, अभी तक जारी है। उसके चलते इन्होंने पुतिन के ऊपर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ज़रिए एक अरेस्ट वारंट उनके निकलवाए ताकि वो कहीं पर इधर उधर आ जा ना सकें। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जुरिसडिक्शन के अंडर आते हैं और उन मुल्कों को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो फैसले हैं उनको मानना पड़ता है। तो साउथ अफ्रीका भी चूंकि उनमें से एक मुल्क है, तो ब्रिक्स के अंदर इन्होंने आना था पुतिन साहब ने। अलबत्ता चूंकि इनके वारंट निकले हुए थे गिरफ्तारी के, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत पुतिन ने अपना जो दौरा था साउथ अफ्रीका का वो पोस्टपोन कर दिया। लेकिन अब बड़ी खबर ये आ रही है कि अक्टूबर के अंदर पुतिन जा रहा है चाइना। मतलब शी जिनपिंग से सबसे इम्पोर्टेंट मुलाकात तो यही होनी थी ना ब्रिक्स में, पुतिन और शी जिनपिंग की। और कौन सी मुलाकात थी, यही थी ना सबसे इम्पोर्टेंट। बाकी तो मतलब चले ठीक है, उनकी सिग्निफिकेंस बाकियों की भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुलाकात ये होनी थी पुतिन और शी जिनपिंग की। तो वो मुलाकात वहाँ पर नहीं हुई जोहान्सबर्ग में, अब होगी बीजिंग के अंदर। और उन्होंने जो है वो एग्री कर लिया हुआ है, जल्द दावतनामा जाने वाला है इनको पुतिन साहब को, और पुतिन साहब आएंगे बीजिंग के अंदर। अक्टूबर में कहा जा रहा है कि उनकी मीटिंग होगी। लेकिन इसके दौरान एक बड़ा वाकया हुआ है। ये जो रशिया यूक्रेन जंग है इसका दूर दूर तक फ़िलहाल कोई हमें सोल्यूशन नज़र इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि चाइना बीच में पड़ा हुआ है सुलह सफाई कराने के लिए, लेकिन स्पॉइलर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। वेस्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो कि नहीं चाहते कि ये जंग बंद हो, और ख़ुद अमेरिका के अंदर भी उनके वो जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हैं उनकी तो चांदी लगी हुई है। वो तो कहते रहते हैं कि जंगें चलती रहें, उनका असला बिकता रहे और वो माल बनाते रहें। इसी चक्कर में उन्होंने नॉन प्रोडक्टिव और फजूल किस्म की जो अफगान वॉर थी 20 साल तक खींचते रहे। क्यों खींचते रहे भाई? असला बिक रहा था उनका। बहुत पावरफुल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर पावरफुल शख्सियात भी माल बना रही होती है, उनकी कंपनीज होती हैं, लॉबिंग फर्म्स होती हैं, उन सबको पैसा जा रहा होता है। तो वो नहीं चाह रहे कि फ़िलहाल ये जंग ख़त्म हो यूक्रेन वाली, और उनका वेपन्स उनके बिक रहे हैं और उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे हैं उनके पास। तो इसका ख़त्म होना फ़िलहाल मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। ऐसे में ये जो अनाज की डील करवाई थी तुर्की ने, जो कि 3-3 महीने में एक्सटेंड होती रहती थी। पिछले साल ब्रॉडर व्यू में मैंने एक एपिसोड किया था जब ये ग्रैंड डील हुई थी, उससे पहले, कि दुनिया में फूड शॉर्टेज पैदा होने की पॉसिबिलिटीज़ पैदा हो गई हैं बहुत बड़े पैमाने पे। इसकी वजह यह है कि रशिया और यूक्रेन दुनिया के सबसे बड़े वीट प्रोड्यूसर्स हैं और जंग के अंदर एक दूसरे के वीट के जहाज़ों को भी टारगेट कर रहे थे। तो ऐसे में वीट की जो सप्लाई है वो बहुत मुश्किल हो गई थी। ऐसे में एर्दोगन एक हीरो बन के उभरा और एर्दोगन ने दोनों मुल्कों को साथ बिठा के और एक डील करवाई थी, ग्रैंड डील जिसे कहते हैं, कि भाई एक दूसरे के जो वीट के जहाज़ हैं उनको हिट नहीं करेंगे आप,
और ब्लैक सी से एक दूसरे के जहाज़ों को गुजरने देंगे। रशिया भी एग्री हो गया था और ये यूक्रेन वाले भी एग्री हो गए थे। अब 3-3 महीने तक ये डील एक्सटेंड होती रहती थी, लेकिन हाल ही में ये जो डील ख़त्म हुई है तो रशिया ने उसको एक्सटेंड करने से इनकार कर दिया है। वो कहते हैं नहीं, इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। अब इस पे अगेन दुनिया में फूड शॉर्टेज का ख़तरा पैदा हो गया है कि क्या करेंगे। फूड की जो कमोडिटीज़ की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी दोबारा से, क्योंकि ऊपर से सप्लाई जो आ रही होती है। एज आई सेड, दुनिया के सबसे बड़े वीट प्रोड्यूसर्स हैं दोनों, तो वो जब लिमिट हो जाएगी सप्लाई तो कैसे फिर दुनिया में, मिडल ईस्ट में तो ख़ास तौर पर यूक्रेन का और इनका गंदम इनकी आ रही होती है। अब एर्दोगान लगा हुआ तो है कि ये जो वीट की डील है ये दोबारा से समहाउ रिवाइव करवाई जाए, लेकिन अभी तक मामला मुश्किल लग रहा है क्योंकि रशिया की तरफ से रजामंदी नहीं दिखाई जा रही। अच्छा, एक और बड़ा इवेंट ये हो गया है इसके चलते कि यूक्रेन ने पहले एक हमला किया था ना, ड्रोन हमला हुआ था जो क्रेमलिन के ऊपर, और प्यूरिन महफूज रहा था उसके अंदर। अब पिछले दिनों 1-2 रोज़ पहले ये हुआ है कि मॉस्को के अंदर जो रशियन आर्मी का हेडक्वार्टर है उसके पास 2-3 ड्रोन्स आए हैं और ड्रोन्स ने हमले किए। अब ये अलग बात है कि जो उनके इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स लगे हुए वहाँ पर रशियंस के, उन्होंने उनको दबरदूस किया है, लेकिन फिर भी एक इमारत को नुकसान ज़रूर पहुँचा है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की इमारत के पास थी, विच मीन्स के टारगेट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी ये इनका जो हेडक्वार्टर था वो था। अलबत्ता वो टारगेट पे नहीं लगा ड्रोन, और साथ वाली इमारत में वो लगा है और कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। डेली मेल ने रिपोर्ट किया है कि यूक्रेन लॉन्चेज अनदर ड्रोन अटैक ऑन मॉस्को, एक्सप्लोजन्स रॉक द रशियन कैपिटल एज UAVs टारगेट द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, लीविंग अ स्काईक्रैपर बर्निंग वाइल जायंट एक्सप्लोजन्स रॉक क्रीमिया। इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये वाक़या ज़रूर हुआ है कि ड्रोन अटैक वहाँ पर हुआ और रशिया ने रिटालिएशन करने का कहा है कि हम इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। और CGTN जो कि चाइना का न्यूज़ आउटलेट है वो कहते हैं कि रशिया अक्यूजेज यूक्रेन ऑफ टेररिज्म आफ्टर मॉस्को ड्रोन अटैक्स। और रिटालिएशन के हवाले से इंडिया टुडे कहता है कि रशिया टॉक्स ऑफ रिटालिएशन आफ्टर यूक्रेनियन ड्रोन स्ट्राइक नियर मॉस्को आर्मी हेडक्वार्टर। Out of 2, 1 drone struck close to the Moscow building where the Russian military holds briefings on what it calls its special military operation, a symbolic blow which underscored the reach of such drones. अच्छा, अमेरिकन्स जो हैं उन्होंने स्ट्रेट अवे, क्योंकि अमेरिकन्स की एक अच्छी आदत ये है कि वो जो एस्केलेशन है ना, चाहे रशिया हो चाहे चाइना, एक ख़ास हद से ज़्यादा बढ़ने नहीं देते। ये जो पिछले दिनों वेगनर ग्रुप ने बगावत की कोशिश की, इसके पीछे भी, यानी जब ये सारा एपिसोड हो रहा था तो रिपोर्ट्स आई कि ये जो सीक्रेट एजेंसीज हैं इनकी, अमेरिकन्स की, डायरेक्टली कांटेक्ट में थे इनके साथ और उनको बता रहे थे कि वी हैव नथिंग टू डू विद दिस, यानी कि एक वो रिस्पॉन्सिबल पावर की तरह वो डील कर रहे थे कि भाई इसके पीछे हम नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं कि रिटालिएशन में ऐसा ना हो कि आप हमारे किसी इत्तेहादी के ऊपर दबरदूस कर दें उसको और कोई मिसाइल मार दें नेटो के किसी मुल्क के ऊपर, तो उन्होंने बताया कि हम नहीं है इसमें। और ये जो वाक़या हुआ इसमें भी अमेरिकन कह रहे हैं कि हम तो खिलाफ हैं, रशिया की सरजमीन पे हमले नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि अगर ऐसा हुआ तो ये ऑल आउट जंग में कन्वर्ट हो जाएगी, न्यूक्लियर भी हो सकती है। राइटर्स ने खबर लगाई है कि व्हाइट हाउस सेज इट डज नॉट बेक यूक्रेन अटैक्स इनसाइड रशिया। अमेरिकन कहते हैं, हम इनको बोलते हैं कि यूक्रेन की सरजमीन के अंदर जो फौजें घुस के आई हैं उसको तो आप धकेलें, पीछे करें, उनको दबरदूस करें, लेकिन रशियन टेरिटरी के अंदर हम हमलों को सपोर्ट नहीं करते। और इसकी वजह वही है, अमेरिकन नहीं चाहते कि रेड लाइन क्रॉस हो और इतनी ज़्यादा एस्केलेशन लेवल बढ़ जाए कि उनके कंट्रोल में ना रहे। बहरहाल जी, इस जंग का अभी तक तो ख़ात्मा कोई नज़र नहीं आ रहा और देखते हैं कि ये जो अक्टूबर में प्यूरिन साहब आ रहे हैं चाइना, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा होगा, यूक्रेन वॉर के हवाले से भी इंपॉर्टेंट दौरा होगा। देखते हैं कि उसमें क्या नई डेवलपमेंट इस जंग के हवाले से सामने आती है।